इसका हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। आज तीसरा क्लास है। आज से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे और जो भी हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो सब पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग का जो मेन मोटिव है कि जो फिजिकल मेटलर्जी है, 2 क्लास में हम लोग ये समझे कि फिजिकल मेटलर्जी जो है जनरली मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इन फिजिकल मेटलर्जी। बट यहाँ पर दिक्कत ये हो जा रहा है कि जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, अगर हम प्योर एलिमेंट लेते हैं तो प्योर एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है, अगर सपोज Fe लिया, कॉपर लिया, लेड लिया, टीन लिया, एंटीमनी लिया, कुछ भी लिया, सबका अपना अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। लेकिन हमको जो प्रॉपर्टी चाहिए वो किसी एलोन में नहीं मिल पा रहा है, तो हमको इसके साथ कोई एडिशनल कुछ एलिमेंट डालना पड़ेगा। वो या तो मेटल हो सकता है या तो वो नॉन मेटल हो सकता है, या तो मेटल हो सकता है या तो वो नॉन मेटल हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों चलेगा। और उसके बाद जो मिक्सचर फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे एलॉय। और ये एलॉय जो होता है, इसका प्रॉपर्टी जो होता है, जो हम लोग हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, वो जो जनरली रहता है वो प्योर मेटल नहीं रहता बल्कि वो एलॉय रहता है। तो एलोन जो मेटल रहता है वो उसके पास जो प्रॉपर्टी रहता है वो प्रॉपर्टी हमारा किसी काम का नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना डिजायरेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए, अपना यूज करने के लिए, कि हमारे यूज के लायक बन जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें अलग से कोई मेटल ऐड करते हैं। या तो मेटल ऐड करते हैं या तो नॉन मेटल ऐड करते हैं। अलग से मेटल और नॉन मेटल ऐड करने से वो एक मिक्सचर फॉर्म करता है और उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एलॉय। अब ये जो एलॉय बना, तो इसका प्रॉपर्टी के बारे में जो स्टडी करना है, कितना परसेंट क्या डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कैसे करेंगे तो क्या होगा, उसी के बारे में जो स्टडी होता है वो फिजिकल मेटलर्जी में होता है। तो हम लोग इससे पहले हम तुमको ये भी बताया था कि कोई भी एलिमेंट के साथ तुम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू मेक एन एलॉय, अगर हमको एलॉय बनाना है तो हम किसी भी एलिमेंट के साथ कुछ भी ऐड कर दे, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमको किसी भी एलिमेंट के साथ कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। उसका एक रूल होता है, हमको उस रूल को फॉलो करना है, तभी जाके वो चीज आगे चलेगा। ठीक है। तो पिछला क्लास का जो आउटकम था वो ये था कि हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं, और मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में जो डिस्कशन करते हैं वो प्योर एलिमेंट भी हो सकता है और वो एलॉय भी हो सकता है। तो इसमें मोस्टली जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वो एलॉय का करते हैं। और ये जो मटेरियल प्रॉपर्टी है ये 2 तरह का हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक हो सकता है और मैक्रोस्कोपिक हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे करके हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो जो एलॉय रहता है वो एकदम एटॉमिक लेवल पे जो भी चेंजेस होता है ना, वो एटॉमिक लेवल पे चेंजेस होता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम फिजिकली मिक्स कर गया, एकदम केमिकली मिक्सचर होता है। और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सपोज दैट कुछ और है, तो जो एलॉय बनेगा उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकता है कि कुछ और भी हो सकता है, देयर इज एन पॉसिबिलिटी। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एलॉय का जो प्रॉपर्टी होता है, और हर परसेंटेज पे एलॉय जो होता है उसका अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और उसका अपना प्रॉपर्टी होता है हर कंपोजिशन पे। सपोज दैट हमने कॉपर लिया और जिंक लिया, कॉपर 70% है, जिंक 30% है, तो ये जो एलॉय बनेगा ये अलग एलॉय है, इसका प्रॉपर्टी भी अलग होगा, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफरेंट होगा। अब हम कॉपर लिए, जिंक लिया, अब इस कॉपर 60% है और जिंक 40% है, इस एलॉय का नाम अलग हो जाता है, जबकि है दोनों ही ब्रास, फिर भी प्रॉपर्टी जो है वो डिफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन डिफरेंट हो गया। तो किस कंपोजिशन पे उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, हम लोग कैसे यूज करते हैं, सब जैसे देखा जाएगा, बेल मेटल हो गया, गन मेटल हो गया, ऑलमोस्ट जितना भी मोस्टली मेटल है, कॉपर बेस्ड एलॉय जो भी है, उसमें जिंक और टीन ही तुमको देखने को मिलेगा। और सब में थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन आगे पीछे रहेगा, तो उससे इसको बेल बना देंगे, उससे उसको गन मेटल बना देंगे। तो थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो वो जो कंपोजिशन, किस कंपोजिशन पे क्या बनने वाला है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल मेटलर्जी। उसके पहले हमको ये पता करना है कि कौन सा एलिमेंट के साथ कौन सा एलिमेंट जो है
उसका एलॉय बनने का पॉसिबिलिटीज है। हम ये बताएं कि एलॉय जो बनेगा वो सबके साथ नहीं बना सकते हैं, किसी स्पेसिफिक के साथ बना सकते हैं। तो आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का क्या नाम है? सिलेबस है सभी के पास? एक बार हम सिलेबस शेयर कर देते हैं ग्रुप में। सॉरी, ये तो बेसिक का हो गया। फिजिकल का सिलेबस है क्या किसी के पास? फिजिकल का सिलेबस है क्या? भैया है, हार्ड कॉपी है वो। हार्ड कॉपी है? एक सेकंड, लेट मी चेक। मेरे पास होना चाहिए। फिजिकल फिजिकल फिजिकल, इतना बड़ा सिलेबस है। क्या नाम बोला सब्जेक्ट का? फिजिकल ना? फिजिकल। ओके, सर मेरे पास है फिजिकल का सिलेबस। ठीक है। ग्रुप में शेयर कर सकते हो तो करो। भेज दिए हैं सर ग्रुप में। देख रहे हैं, एक सेकंड। ओके, आ गया। ठीक है, तो देखो, पहला जो चैप्टर है, आज से हम लोग सिलेबस में आएंगे। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल। तो हम ये सॉलिडिफिकेशन के बारे में ना डिस्कशन करेंगे आज। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? तुम लोग बताओ, सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या हो सकता है? सर बताओ बताओ, सॉलिडिफिकेशन का मतलब तुम लोग क्या समझ रहे हैं? अगर हम बोल रहे सॉलिडिफाई हो गया तो इसका मतलब क्या है? सर वो लिक्विड या गैसियस स्टेट में था, फिर उससे सॉलिड बना दिया गया। लिक्विड या गैसियस स्टेट में था तो उसको हम लोग ये बना दें। ओके।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ तो ये सिलेबस में पहला चैप्टर जो है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल, इसमें हम लोग ये जनरली 6 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेटलर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है, वो जो टॉपिक है वो है ये। अगर आप लोग न्यूक्लिएशन और ग्रेन ग्रोथ समझ जाते हैं तो आधा से ज्यादा प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा पूरा मेटलर्जी का। मेटलर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लिएशन एंड ग्रेन ग्रोथ। तो ये जो न्यूक्लिएशन एंड ग्रेन ग्रोथ आया कहां से, तो ये जो टर्म है, जो टर्म तुम लोग को बता रहा है सॉलिडिफिकेशन, तो ये जो सॉलिडिफिकेशन होता है, ये जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो स्टार्ट होता है न्यूक्लिएशन और ग्रेन ग्रोथ से, और तब जाके पूरा मेटल जो सॉलिडिफाई होता है। जैसे कि सपोज दैट एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर था 700 डिग्री सेल्सियस और ये सॉलिडिफाइड टेम्परेचर है इसका 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम ऐसी एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है। धीरे धीरे क्या होगा, चूंकि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ लगेगा तो इससे हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज होने से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस में देखो, तो 700 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में आएगा, ठीक है। तो जब ये 700 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में आएगा तो क्या अचानक से सारा मेटल एक साथ सॉलिडिफाई हो जाएगा क्या, या कोई छोटा सा जगह से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, या फिर कोई छोटा सा जगह से मेटल सॉलिड होगा और वो सॉलिड धीरे धीरे करके ग्रोथ करेगा, यानी कि आगे बढ़ेगा और फिर जाके पूरा तुम्हारा जो सामान है, जो जिस जगह पे तुम्हारा लिक्विड है, वो लिक्विड को सॉलिडिफाई करेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो मेटल लिक्विड स्टेज में है वो मेटल, ठीक है, चलो लिक्विड स्टेट में, सभी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जब उसको हम 25 डिग्री सेल्सियस में लेकर जाएंगे तो क्या एक साथ पूरा लिक्विड सॉलिडिफाई होगा, या फिर धीरे धीरे सॉलिडिफाई एक जगह से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा? एक जगह से सर, कोई पर्टिकुलर लोकेशन से स्टार्ट होगा। तो देखो, यही होता है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है, जैसा कि तुम लोग बताया, कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है लिक्विड से सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। कोई मेटल लिक्विड स्टेट में है, उसको हम सॉलिड बना रहे हैं, अभी वो लिक्विड स्टेट में था, अचानक से वो सॉलिड बन गया, तो लिक्विड से सॉलिड बन गया, चलो ठीक है, लिक्विड से सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोल रहे हैं। लेकिन ये सॉलिड बना कैसे, इसके पीछे का क्या साइंस है, उस साइंस का स्टडी हम लोग को करना है। तो साइंस का स्टडी करने के लिए हम लोग को 2 टर्म चाहिए। पहला जो टर्म चाहिए वो है न्यूक्लिएशन, और दूसरा जो टर्म चाहिए वो क्या है, ग्रेन ग्रोथ। ठीक है, 2 टर्म चाहिए, एक हो गया न्यूक्लिएशन और एक हो गया ग्रेन ग्रोथ। तो इसी कारण से ये जो ग्रेन्स है, ये ग्रेन क्या बता रहा है, अगर हम बोलेंगे ग्रेन्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो, एक हम मेटल पीस लिए हैं और इस मेटल पीस को जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखने से हमको क्या दिखेगा पता है, ये तो सत्य नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे।
देखो इसमें लाइन में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। अगर हम बोले इसको हम 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, इसको 4 बोले, इसको 5 बोले, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, तो सारे जो हम नंबर्स लिखे हैं सारे बाउंड्रीज में लाइन में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। हर जगह पे लाइन अलग अलग दिख रहा है ना। 2 नंबर पे लाइन का जो ओरिएंटेशन है वो देखो, 3 नंबर पे जो लाइन का ओरिएंटेशन है, 4 नंबर पे जो लाइन का ओरिएंटेशन है, सब जगह पे अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? सिमिलर ओरिएंटेशन वाला जो पोजीशन है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्स। ठीक है, जैसे कि ये वाला जगह को 8 नंबर देखो, 8 नंबर में सिमिलर ओरिएंटेशन दिख रहा है। सिमिलर ओरिएंटेशन वाला को हम एक जगह पे सेग्रेट कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड 1 ग्रेन। ठीक है, अभी ये ग्रेन जो है दूसरे ग्रेन से कैसे अलग है? दूसरे ग्रेन से कैसे तुमको पता चल रहा है कि अलग है? वहां पे क्या लगा हुआ है? 8 नंबर 9 नंबर से कैसे डिफरेंट दिख रहा है तुमको? क्यों ऐसा क्या वहां पे किया गया है कि अलग दिख रहा है तुमको? उसके बीच में क्या लगाया गया यहाँ पे? बाउंड्री। ग्रीन बाउंड्री। बाउंड्री, या तो इसको वॉल बोल सकते हैं। तो इसी वॉल को हम लोग बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, तो ग्रेन बाउंड्री और ग्रेन्स क्या होता है समझ में आया? एक तरह से मतलब बेसिक डेफिनेशन हम बताया, अभी पूरा कंप्लीट नहीं बता रहे, धीरे धीरे करके हम लोग टेक्निकल टर्म में घुसेंगे। सिमिलर लगा जैसा सिमिलर लोकेशन वाला जो पोजीशन है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन। और जो डिफरेंट पोजीशन को सेग्रीगेट करता है, जैसे कि 8 नंबर और 9 नंबर को अलग किया गया है, ये बाउंड्री के थ्रू अलग किया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। 8 नंबर और 6 नंबर को अलग किया गया, बाउंड्री के थ्रू अलग किया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। तो ऐसा क्यों हुआ? ये नंबर ऑफ ग्रेन्स कैसे फॉर्म हुआ? इसके पीछे का रीजन क्या था ना, इसके पीछे का रीजन जो था ये था, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है न्यूक्लिएशन। आखिर ये ग्रेन्स अलग अलग कैसे बन गया? मटेरियल तो एक ही है, तो ग्रेन अलग कैसे बन गया? तो उसके पीछे का रीजन है न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन में ऐसा क्या हुआ कि मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग अलग हो गया? तो देखो कैसे करके हुआ। अबे तो कैसे अलग हुआ तो हम लोग अभी पढ़ेंगे न्यूक्लिएशन। आप लोग सब लाइन में है तो सबको समझ में आ रहा ना? लाइन में कोई है मतलब कि जितना लोग भी है, रॉबिन, रोशन, शशि। यस सर, हम तो अभी ज्वाइन किए। यस सर। अभी स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट हाँ किया, सर, हम मेरा पहले से तो नहीं करें। सर आईडी नहीं खोल रहा था। ठीक है, मेरा भी आईडी एक्चुअली क्या अरे यार, ये भगवान। ठीक है, देखो तो न्यूक्लिएशन आखिर कैसे सब से क्या ऐसा किया गया? तो देखो, जब मेटल सॉलिडिफाई हो रहा होता है, कोई भी मेटल जब लिक्विड स्टेट में रहता है, तो लिक्विड से सॉलिड में जब वो जाता है ना, जैसे सपोज दैट लिक्विड में, ठीक है, दिस इज इन लिक्विड स्टेट, ब्लू कलर से दिखाया मतलब ये लिक्विड स्टेट है, एक कंटेनर में लिक्विड स्टेट। ठीक है, अभी क्या हुआ कि हम सॉलिड बनाना स्टार्ट किए, लिक्विड से सॉलिड बनाना स्टार्ट किए, मतलब कि इसको कूल कर रहे हैं, इसको हम लोग कूल करने के लिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि जब ये कूल हो रहा है, जब ये सॉलिड में जाने के लिए ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये एक पोजीशन है, यहाँ पे सबसे पहले मेटल सॉलिडिफाई हो गया, ये पोजीशन है, यहाँ पे सबसे पहले मेटल सॉलिडिफाई हो गया अलग से, यहाँ पे तो सॉलिडिफाई हुआ, लेकिन कुछ जगह में इस जगह पे भी मेटल सॉलिडिफाई हो गया, इस जगह पे भी मेटल अपने से सॉलिडिफाई हो गया, इस जगह पे भी मेटल अपने से सॉलिडिफाई हो गया, और इस जगह पे मेटल अपने से सॉलिडिफाई हो गया। अब क्या हो रहा है कि जब ये पहला लोकेशन जहां पे सॉलिडिफाई हुआ, अब ये जगह जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरीका से ये जगह भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, ये पूरा अपने आसपास के एरिया को सॉलिडिफाई करने का कोशिश कर रहा है कि तुम भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाओ, ये भी बोल रहा है कि तुम भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाओ, ये भी बोल रहा है कि तुम भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाओ। इस कारण से क्या हुआ, ये जो सबसे पहला जो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ,
इसको बोलते हैं, सबसे पहला जो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट बना इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, पढ़ा रहे हैं अंजलि जी, पढ़ा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियाई है ये कैसे बना, तो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन जब हम किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड वाला पोर्शन है उसमें कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन से सबसे पहले मेटल जो है सॉलिड, कोई तो एक ऐसा लोकेशन होगा जहां पे सबसे पहले सॉलिड बनेगा, तो जिस लोकेशन पे सबसे पहले सॉलिड बन रहा है उस लोकेशन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, और उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लिएशन। अब ये जो न्यूक्लियाई बना ये धीरे धीरे करके अपने आसपास के एरिया को सॉलिड बनाना स्टार्ट करता है। ये सबसे पहला न्यूक्लियाई बना तो ये अपना सॉलिड बनाना स्टार्ट किया, उसी तरीके से ये बना ये भी अपना सॉलिड बनाना स्टार्ट किया, ये बना ये भी अपना सॉलिड बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, लोकेशन अपना सॉलिड वाला एरिया बढ़ते चला जाता है। तो ये वाला एरिया इतना हो गया, तो इसका ओरिएंटेशन चूंकि ये अपना तरीका से सॉलिड हुआ है तो ये अपना जैसा तरीका से बनाएगा, तो इसका ओरिएंटेशन अलग हो गया। ये धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, इसका ओरिएंटेशन अलग हो गया। ये धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, इसका ओरिएंटेशन अलग हो गया। और ये जब दोनों सॉलिड वाला एरिया आपस में मिलता है तो उस जगह पे क्या बन जाता है, बाउंड्री बनता है। बाउंड्री। बाउंड्री बनता है। और सेम ओरिएंटेशन वाला जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्री। सेम ओरिएंटेशन वाला लोकेशन को ग्रेन बोलते हैं। और जब दो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट आपस में मिलता है, दो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट का मतलब है कि सपोज दैट इस लोकेशन पे सबसे पहले सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, दिस इज वन सॉलिडिफिकेशन फ्रंट। उसी तरीके से इस लोकेशन पे बनना स्टार्ट हुआ तो ये दूसरा है। ये दोनों जब आगे ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे करके अपने आसपास के एरिया को कैप्चर करेगा कि तुम भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाओ, तो जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो ये दोनों सॉलिडिफिकेशन फ्रंट इस जगह पे मिला तो ये जगह पे क्या बन जाएगा, बाउंड्री। और इसका जो सॉलिड एरिया रहेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेन। इसका वाले एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेन। समझ में आया, ग्रेन क्या होता है और ग्रेन बाउंड्री क्या होता है। यस सर। यस। इसी को बोलते हैं भाई ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री। न्यूक्लिएशन किसको बोलते हैं समझ में आया, बेसिक डेफिनेशन न्यूक्लिएशन का क्या है, बेसिक डेफिनेशन न्यूक्लिएशन का क्या बोल सकते हैं, सर जब सॉलिडिफिकेशन होगा तब एक किसी एक जगह पे न्यूक्लियाई बनाएगा। ठीक है। उसके बाद अपना एरिया को बढ़ाते रहेगा, सॉलिडिफाई होते रहेगा, उसी को न्यूक्लिएशन बोलते हैं। ओके, चलो तो सॉलिडिफिकेशन तो तुम लोग का क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अभी आते हैं एक और चीज में। ये तो सॉलिडिफिकेशन पढ़ने से पहले आप लोग एक चीज बताइए, आप लोग डिफेक्ट्स पढ़े हैं क्या, क्रिस्टल डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है, वॉल्यूम डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट्स Yes, हुआ sir. है, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन। चलो ठीक है, समझ गए, ओके। तो अभी हम लोग आते हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक था, हम आपको सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिडिफिकेशन बताने से पहले जो हमको बताना था वो ये बताना था कि आखिर न्यूक्लिएशन और ग्रेन ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बता दिए हैं। डेंड्राइट फॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ फॉर्मेशन होता है डेंड्राइट, एक कैसे बनता है बताएंगे। अभी आते हैं हम लोग कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व क्या होता है, कोई आइडिया, पिछला क्लास में हम बता चुके हैं कूलिंग कर्व के बारे में, फिर भी बताते हैं। कूलिंग कर्व जो होता है क्या हो सकता है,
सर जो लेटेंट हीट वाला बताए थे वही वाला। हाँ, लेटेंट हीट वाला जो बताया था। कूलिंग कर्व कुछ नहीं है, कूलिंग कर्व एक तरह का मेथड है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ मेथड जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कौन से टेम्परेचर पे फेस चेंज हो रहा है। कूलिंग कर्व इज अ मेथड टू डिटरमाइन the temperature. ठीक है, तो जो फेस चेंज है ना, ये फेस चेंज का मतलब होता है कि कब तुम्हारा फेस चेंज का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग बात पता है स्टेट चेंज। स्टेट चेंज में तुम लोग 3 चीज पढ़ा होगा। स्टेट चेंज का मतलब होता है कि तुम्हारा सॉलिड में है तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड में है तो वो गैस बन जाएगा। तो जनरली स्टेट चेंज जो होता है वो 3 तरह का होता है, या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है कि नहीं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। यस सर। 3 तरह का स्टेट चेंज होता है। तो जब इसका कूलिंग कर्व बनाएंगे तो इसका भी जनरली कैसे बनेगा। पहले मटेरियल ये मान के चलो ये टाइम है, ठीक है। कूलिंग कर्व में जनरली एक तरफ टाइम होता है, एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस में हम लोग टेम्परेचर रखते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स। एक्स में टाइम रहेगा और वाई में टेम्परेचर रहेगा। अभी क्या हो रहा है कि जब हम लोग मटेरियल को कूल करना है, कूल करने का मतलब यह है कि टेम्परेचर स्टार्टिंग में क्या रहेगा, हाई रहेगा कि लो रहेगा। सर शुरू में तो सर लो रहेगा, हाई रहेगा। हाई रहेगा क्योंकि मटेरियल को कूल करना है। सपोज दैट ये टेम्परेचर था 1539, ठीक है। इसके पहले वो लिक्विड स्टेट, मतलब कि 1539, सॉरी 1536 लिख दिया। सपोज दैट मैंने लेड का जो 327 डिग्री सेल्सियस है, अभी टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस। हम इसको क्या कर रहे हैं कि हम इसको कूल करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जा रहा है। अभी भी ये लिक्विड में है, क्योंकि फेस चेंज होगा तो तुमको पता चल जाएगा। अभी भी ये लिक्विड में, अभी भी ये लिक्विड में है। ये जगह पे हम टेम्परेचर रखे हैं, इस जगह का टेम्परेचर है 327 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया कि टेम्परेचर को, अरे बैलून में पानी भर ली है। तो मैंने क्या किया, इसको कूल करना स्टार्ट किया। कूल करने से क्या हुआ, धीरे धीरे कूल हो रहा है, कूल हो रहा है, कूल हो रहा है। लेकिन ये एक टेम्परेचर पहुंचा, जैसे ये 327 डिग्री सेल्सियस पहुंचा वैसे ही यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया। तो स्टेट चेंज होने के समय क्या होता है कि इसके अंदर में जो भी एनर्जीज रहता है वो एनर्जीज को रिलीज करने के लिए, जो हिडन एनर्जी रहता है उसके लिए टाइम लगता है। और उसके बाद आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम ये फिर नीचे आ जाएगा। तो ये जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लैटेंट हीट को रिलीज करने के लिए लगा, ठीक है। तो ये जो इसको बोल देंगे पी, पी से क्यू में क्या हुआ, क्यू से आर में क्या हुआ, और आर से एस में क्या हुआ। कोई तुमको बोले पी से क्यू में क्या हुआ, तो पी से क्यू में तुम बोल सकता है कि इससे पहले मेटल लिक्विड स्टेट में था, और 327 के नीचे जाने से क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे में मटेरियल। इसका मतलब क्या है, सॉलिड। सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ऊपर में लिक्विड है और नीचे में सॉलिड है, ओके। तो ये तुम्हारा टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस में पहुंचा। पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली उसके तुरंत नीचे फेस चेंज हो जाएगा, उसके लिए वहां पे थोड़ा सा उसको तुमको टाइम देना पड़ेगा। ये जो हम टाइम दे रहे हैं ना, इसी टाइम को ये जो है
टाइम दिया तो क्यू से आर में क्या हुआ, फिर आर से एस में क्या हुआ। तो कूलिंग कर्व में बेसिकली हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि किस जगह पे फेस चेंज हो रहा है। यहाँ पर तो स्टेट चेंज हो रहा है, सो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फेस चेंज में क्या होता है ना, जब भी फेस चेंज में क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जिस जिस टेम्परेचर पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होगा, उस टेम्परेचर पे हम लोग बोलेंगे कि वहां पे हम लोग को हिडन एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ है। इसका मतलब ये बोला जाता है, क्योंकि अगर मान के चलो कि तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर था एफसीसी और ऑल ऑफ अ सडन वो बन गया बीसीसी, ऑल ऑफ अ सडन वो बन गया बीसीसी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है कि नहीं। यस सर। एफसीसी का प्रॉपर्टी अलग है और बीसीसी का प्रॉपर्टी अलग है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस जगह पे क्या हुआ है, तो याद रखना फेज चेंज में भैया जो एलोट्रॉपिक जब भी हम मेटल ना लोग हो, एलोट्रॉपिक मेटल ना हो, एलोट्रॉपिक मेटल नहीं होगा तो फिर उस केस में तो फिर नॉर्मली जो ये जो डायग्राम पढ़ रहा है वही होगा। कहाँ गया वो कूलिंग कर्व जो बनाया था, ये जो कूलिंग कर्व बनाया यही होगा। जिस मेटल में मतलब फेज चेंज का सीधा सीधी मतलब ये बोला जा रहा है चेंज हो रहा है, अगर उसका स्टेट चेंज हो रहा है तो ये दो कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि फेज चेंज हुआ है। और जब भी फेज चेंज होगा वहां पे तुमको ये जो चीज है ना, ये चीज देखने को मिलेगी। जब भी फेज चेंज हो रहा है हमको ये चीज देखने को मिलेगा। तो इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है, जैसा कि विनोद बोला था, एक एलोट्रॉपिक मेटल है जो कि हम लोग सबको पढ़ना है, उसका नाम है क्या, तो एफई का डायग्राम बनाने आता है विनोद? यस भैया। चलो बनाते हैं एफई का डायग्राम। देखो कितना होगा यहाँ पे विनोद, 1400 मार दे क्या? हाँ भैया, 1400 से 1539 तक। यहाँ पे कितना, 910? हाँ
हेलो सर। बोलिए। सर एलोट्रॉपिक थोड़ा समझा दीजिए। एलोट्रॉपिक ठीक है, किसी को पता है एलोट्रॉपिक क्या होता है? नो सर। एनीवन, कोई बताओ एलोट्रॉपिक क्या होता है? कार्बन का नाम सुना है? यस सर। यस सर। कार्बन कोल भी रहता है, कार्बन डायमंड भी रहता है, और कार्बन ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं उसको? फ्लोरीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं। फ्लोरीन की ग्रेफाइट। चार एलोट्रॉप्स है। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में कार्बन है, इसमें भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में कार्बन है, इसमें भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में कार्बन है। लेकिन कार्बन है, एक कार्बन है तो कोल हो जा रहा है, एक ही कार्बन ही है लेकिन फिर भी ये डायमंड हो जा रहा है, ये ग्रेफाइट हो जा रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि सभी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग। सेम। अलग अलग है। कोल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होगा, डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होगा, ग्रेफाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, सब में कार्बन ही है, लेकिन ड्यू टू द डिफरेंस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका नेम चेंज हो गया। सोचो, कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, सोचो ये भी कार्बन से बना, ये भी कार्बन से बना, लेकिन ये करोड़ों में बिकता है, ये तुम्हारा 50-100 रुपए में बिक जाता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्या? इसका बनावट। और इसका बनावट क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ऐसे इस तरह का प्रॉपर्टी जो होता है ना, इसको हम लोग एलोट्रॉप बोलते हैं। तो उसी तरीका से एक एग्जांपल यहाँ पे हम लिए हैं एफी का। एफी का जो एलोट्रॉप्स है, जैसे कि कार्बन का एलोट्रॉप्स क्या है कि तुमको रूम टेम्परेचर पे भी देखने को मिलता है। जैसे कोल हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये तुमको रूम टेम्परेचर पे भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन एफी का जो एलोट्रॉप्स है ना, ये तुमको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अलग अलग मिलेगा। जैसे कि 1539 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तुम्हारा ये मटेरियल लिक्विड स्टेट में रहता है, इसके ऊपर में पूरा लिक्विड है। लेकिन जैसे ही 1539 से नीचे आने लगेगा तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इसका जो है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि 1539 से 1400 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डेल्टा रहता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। एफई का जो है 3 तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरली पाया जाता है। एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा, और एक को बोलते हैं गामा। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं? अल्फा सॉरी, बीटा। अल्फा, डेल्टा, गामा। बीटा नहीं, यहाँ पे डेल्टा होगा। अल्फा, डेल्टा एंड गामा। तो जैसे कि तुम कार्बन का एलोट्रॉप्स देखा कि कोल होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, उसी तरीका से एफी का 3 एलोट्रॉप्स होता है। एक होता है अल्फा, एक होता है डेल्टा, और एक होता है गामा। अल्फा, डेल्टा एंड गामा। ठीक है, तो जब हम लिक्विड से ये सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले ये किस में चेंज हो रहा है? तो डेल्टा एफी में चेंज हो रहा है। इस एफी का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है बीसीसी। जनरली अगर कोई तुमको बोले कि एफी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एफई जो होता है वो बीसीसी में भी पोजेस हो सकता है और एफसीसी में भी पोजेस हो सकता है। ये दोनों में पोजेस हो सकता है, बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी हो सकता है और एफसीसी भी हो सकता है। तो हम क्या टिक मारेंगे कि सर एफई का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? बोलिए। सर इसमें मतलब डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब ये है कि तुम्हारा मैं बताता हूं, पहले यहाँ पे तुम मेरे को ये बताओ कि अगर हम एफई बोला, डेल्टा बेसिकली नॉमेनक्लेचर है। हम लोग फेस को जनरली अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा इसी से दिखा सकते हैं। अगर हमको कोई फेस दिखाना है तो जनरली उसको अल्फा बोलेंगे, या तो बीटा बोलेंगे, या तो गामा बोलेंगे, या तो डेल्टा बोलेंगे। ठीक है, कोई भी फेज अगर हमको दिखाना है तो पहले हम उसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कुछ भी बोल के नॉमेनक्लेचर करना है, उसके बाद हम लोग को उसका प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फा जो सबसे पहले जो यहाँ तुमको दिख रहा है
लिक्विड से जो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, इसका नाम है डेल्टा एफ। ये रहता है 1400 डिग्री सेल्सियस तक। इसको डेल्टा एफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस रीजन में इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो अलग है, यानी कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, बीसीसी पाया जा रहा है। और जब हम इसको 1400 से नीचे लेकर जाते हैं तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो जाता है। तब इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बीसीसी से ट्रांसफॉर्म होकर के एफसीसी हो जाता है। तो यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस जगह पे तुम्हारा फेस चेंज हुआ 1400 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ये पहले बीसीसी में था और बीसीसी से ऑल ऑफ अ सडन ये एफसीसी में कन्वर्ट हो गया। तो बीसीसी में इसका जो प्रॉपर्टी था, क्या एफसीसी में इसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा? नो सर। अलग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे चूंकि प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है, कभी भी प्रॉपर्टी में डेविएशन होगा तो लेटेंट हीट जरूर वहां पे कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा, तभी तुम्हारा प्रॉपर्टी में डेविएशन होगा। तो यहाँ पर देखो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर था बीसीसी, तो इसको नेमिंग देने के लिए मैंने लिख दिया डेल्टा एफ। उसी तरीका से यहाँ पर इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो था वो था एफसीसी, इसको नेमिंग देने के लिए मैंने इस जगह को बोल दिया गामा एफ। तो जब भी अगर अब क्या हो रहा है, नोमेनक्लेचर देने से मेरे को क्या फायदा हुआ, जब भी हम तुमको बोलेंगे डेल्टा एफ तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो डेल्टा एफ है ये 1539 से 1400 डिग्री सेल्सियस वाला डेल्टा एफ है। जब भी हम बोलेंगे गामा एफ तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस वाला गामा एफ है। अभी क्या होता है कि 910 से लेकर के 768 तक ये पूरा जगह में सेम टू सेम मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है। ये पूरा जगह में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सेम है, और ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये बीसीसी है। लेकिन चूंकि इसका ऊपर में भी बीसीसी था और इसके नीचे में भी बीसीसी है, लेकिन ये दोनों बीसीसी के बीच में एक तो एफसीसी आ गया, इसीलिए इसका नोमेनक्लेचर देने के लिए मैंने इसको बोल दिया अल्फा एफ। तो इसीलिए ये हो गया अल्फा, ये हो गया गामा और ये हो गया डेल्टा। तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि बीटा कहाँ गया, क्योंकि नोमेनक्लेचर के हिसाब से होना चाहिए सबसे पहले अल्फा जो कि नीचे में था, फिर होना चाहिए बीटा, फिर होना चाहिए गामा और फिर होना चाहिए डेल्टा। तो मैंने नीचे में अल्फा लिखा, फिर गामा लिखा, फिर डेल्टा लिखा, लेकिन मैंने बीटा वाला जो फेज, ये जो फेज था इसको मैंने बीटा नहीं रहने दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये पूरा एरिया में सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, पूरे का पूरा एरिया में सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और इसका नाम है बीसीसी। तो इसीलिए कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कि एफई का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है तो क्या मारेंगे, अगर ऑप्शन में रह गया तो क्या मार सकते हैं, बताओ एफई का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा? इसीलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे जरूर लगाएगा, या तो वो अल्फा लगाएगा, या तो वो गामा लगाएगा, या तो वो डेल्टा लगाएगा। ठीक है, डेल्टा एफई का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, गामा एफई का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, या तो अल्फा एफई का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर अल्फा का नाम बोला तो हम लोग को बोलना है कि अल्फा है इसका मतलब वो बीसीसी होगा, अगर गामा है तो वो एफसीसी होगा, अगर डेल्टा है तो वो बीसीसी होगा। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि बीटा वाला फेज जो वो क्यों नहीं है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि इस जगह पे फेज चेंज तो हुआ, ये वाला पोजीशन में 768 डिग्री सेल्सियस में फेज चेंज तो हुआ, लेकिन फेज चेंज का मतलब हम तुमको यहाँ पे लिखाया था सबसे पहले, या तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, या तो कोई स्टेट में चेंजेस हो रहा है, और एक यहाँ पे लिख सकते हो या तो कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी चेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, 768 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जितना भी मटेरियल है दैट आर नॉन मैग्नेटिक, मतलब वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर 768 से नीचे जाने लगता है तो उस केस में तुम्हारा जो मटेरियल है वो क्या बन जाता है, तुम लोग को तो पता ही है कि लोहा मैग्नेटिक है कि नहीं? लोहा का मतलब क्या है कि लोहा जैसे ही नाम सुनते हैं मतलब वो मैग्नेट है, तो एफई एक तरह का मैग्नेट है, लेकिन वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है जब उसका टेम्परेचर 768 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आता है। इसी कारण से 768 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाले जो पोर्शन है दैट इज नोन एज नॉन मैग्नेटिक पोर्शन, और 768 के नीचे जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोर्शन। इसी कारण से 768 डिग्री सेल्सियस में एक प्रॉपर्टी चेंज हुआ जो कि इसका डेफिनेशन को भी चेंज कर देता है, इसी कारण से यहां पर दिखाया। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम यह है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक है और इसके ऊपर नॉन मैग्नेटिक है,
बट यहाँ पर किसी भी तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आया। तो अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आया तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिखे कि ये जो फेज है इसको हम लोग बीटा एफई बोलते हैं। ये बीटा एफई जो है ये इम्बेडेड हो गया किसमें, अल्फा एफई में ही। अल्फा एफई को ही हम लोग बीटा एफई, या फिर बीटा एफई क्यों नहीं है इसके पीछे का रीजन है, ये रीजन है कि क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। जब प्रॉपर्टी तुम्हारा नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक में चेंज हुआ उस समय तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, जिस कारण से मैंने इसको बीटा एफई नहीं बोल करके अल्फा एफई ही बोला। लेकिन पहले के समय में बोला जाता था, इसी कारण से बीटा के जगह पे यहाँ पे बीटा नहीं बोल करके यहाँ पे गामा बोला गया और यहाँ पे डेल्टा बोला गया। बीटा को हिडन इसलिए कर दिया गया क्योंकि अल्फा से काम चल जा रहा। तो ये जो था, ये जो कूलिंग कर्व था, दिस इज फॉर दी एफई। इसके नीचे सब सॉलिड है। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, एफई का अगर हम बताएंगे यहाँ 1539 डाले, यहाँ पे ऐसे मटेरियल डाले, 1539 में इसको सॉलिड करके ऐसे निकाल दिया। लेकिन जब ये नीचे जा रहा था तो इस जगह पे बहुत सारा जगह पे ऐसा हुआ जहां पे लेटेंट हीट रिलीज हुआ और जहां पर फेज चेंज हुआ। तो वो सारा जो जगह था वो सारा जगह पे यहाँ पे स्टडी किया गया। तब पता चला कि जब उसको नीचे कूल करते हैं तो 1400 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि इससे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बीसीसीए रहता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब 1400 से 910 में जाता है तो चेंज होकर के ये एफसीसी बन जाता है। तो इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। फिर सेम टू सेम 910 से जब वो नीचे जाता है तो ये बीसीसी हो जाता है, लेकिन यहां तक ये नॉन मैग्नेटिक रहता है। 768 के नीचे ये मैग्नेटिक हो जाता है। तो 768 डिग्री सेल्सियस को एक और टेम्परेचर बोलते हैं, इसका नाम होता है क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो कोई बोले क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, तो क्यूरी टेम्परेचर दैट इज 768 डिग्री सेल्सियस, अबव दिस नॉन मैग्नेटिक, बिलो दिस मैग्नेटिक। तो ये कूलिंग कर्व था एफई का। अगर कोई नॉर्मल मेटल का कूलिंग कर्व बोले, अगर वो एलोट्रॉप्स नहीं है या फिर उसमें जब हम उसको कूल करते हैं तो किसी भी तरह का उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोई चेंजेस नहीं आता है, चुपचाप उसको ऐसे करके दिखाना है और ये ऐसे करके ऐसे बना देना। ऊपर में लिक्विड है, नीचे में सॉलिड है। लेकिन ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड को जब हम रूम टेम्परेचर में लेकर जा रहा है उस दौरान अगर इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आया तो उस केस में फिर तुमको ऐसे ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। जहां जहां पे फेस चेंज हो रहा है वहां वहां पे लेटेंट हीट का रोल प्ले हो रहा है। तो इसीलिए ये कर्व जो है ये एफई का था। ये कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी कर्व से बहुत सारा एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है डेल्टा एफई जो है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका बीसीसी है। गामा एफई का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, तो एफसीसी है। अल्फा एफई का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका नाम है बीसीसी। तो इसका नोमेनक्लेचर तो अल्फा बीटा गामा कर दिया, चलो ठीक है। तो इससे हम लोग एक और चीज यहाँ पे नोमेनक्लेचर किया गया है, अल्फा एफई को क्या बोला जाता है, छोड़ो अभी उसको हम नहीं बताते, उसको बाद में बताएंगे। तो ये वाला डायग्राम समझ में आया या फिर से इसको बताएं? समझ में आ। इस डायग्राम में जनरली 4 टेम्परेचर पे फोकस करना है हम लोगों को। पहला है 1539, दूसरा है 1400, तीसरा है 910 और चौथा है 768 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 4 टेम्परेचर है, ये 4 टेम्परेचर पे आयरन में फेज चेंज हो रहा है, या तो तुम बोल सकता है कि प्रॉपर्टी वेरिएशन हो रहा है। तो प्रॉपर्टी वेरिएशन जहां जहां होगा उस जगह पे लेटेंट हीट का रोल प्ले होगा, और उस जगह पर क्या होता है कि हम लोग वहां पर तुम्हारा ये प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, तो हो सकता है वहां पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हुआ हो सकता है वहां पर स्टेट चेंज हुआ हो सकता है वहां पर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि उसका डिफाइन करता है वो चेंज हुआ। तो इसीलिए कूलिंग कर्व का स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम कूलिंग कर्व का स्टडी नहीं कर लेंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, तब तक हम उस एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। तो इसीलिए कूलिंग कर्व के बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एफई का ये एलोट्रॉप था, इसमें सिर्फ एफई का रोल प्ले हुआ। लेकिन जब हम लोग एलॉय बनाने जाएंगे तो तुम्हारे साथ एक तरफ होगा एफई और एक तरफ क्या होगा, अलॉइंग एलिमेंट। एक तरफ होगा, हो सकता है मान के चलो हम एलॉय में कुछ भी एलॉइंग एलिमेंट जैसे कार्बन मिला दिए, एक तरफ एफई मिला दिए। एफई का मेल्टिंग पॉइंट है 1539 डिग्री सेल्सियस, जबकि कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस है। जब हम लोग ये दोनों को मिक्सर किया तो मिक्स करने के बाद ये दोनों में क्या होगा, ये 3500 डिग्री सेल्सियस, ये 1539 डिग्री सेल्सियस, जब ये दोनों आपस में मिक्स करेगा तो क्या इसको मिक्सिंग करने के लिए तो हमको सबसे पहले इसको किस स्टेट में लेकर जाना होगा,
लिक्विड स्टेट में लेकर जाना होगा। बिना लिक्विड स्टेट में लेकर गए हुए मिक्सिंग तो पॉसिबल नहीं है। एलॉय का मिक्सिंग लिक्विड स्टेट में ही पॉसिबल है। तो लिक्विड स्टेट में लेकर जाने के लिए कैसे करके लेकर जाएंगे? एक है 3500, एक है 1539। ये सारा चीज हम लोग विद द हेल्प ऑफ कूलिंग कर्व वी विल स्टडी। ठीक है, जैसे कि मैंने कार्बन का बता दिया, सॉलिड लिक्विड का बता दिया, उसी तरीके से एक ठो और देखते हैं हम लोग। दीदी एक ही चला दो ना यार। ठीक है, तो अभी कहाँ थे हम लोग? सॉरी, कूलिंग कर्व। ठीक है, जो कूलिंग कर्व है, कूलिंग कर्व में जनरली दो चीज का हमको पढ़ना है। एक है प्योर मेटल और एक है एलॉय। बट ये जो एलॉय है ये बहुत तरीका का हो सकता है। तो हम लोग को जो एलॉय पढ़ना है वो जनरली बाइनरी एलॉय के बारे में पढ़ना है। और अगर हम बाइनरी एलॉय लिखे या बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन लिखे, इसका मतलब सेम है। ठीक है, बाइनरी एलॉय लिखो या तो बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन लिखो, मतलब सेम है। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है हम पिछले क्लास में बता दिए थे, है कि नहीं? बताइए, बताए थे ना सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। यस सर। ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ना, तो सबसे पहले एक फिगर हम भेज रहे हैं ग्रुप में, वो फिगर को ठीक से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। ये फिगर से ही फेस डायग्राम स्टार्ट होता है। जिंदगी में सफर तो देखो, तो एक हो गया, इसमें तीन डायग्राम दिया गया है, ए बी और सी। तो इसमें जनरली हम लोग जो डायग्राम पढ़ेंगे ना वो ए और बी के बारे में पढ़ेंगे, सी का डायग्राम बाद में पढ़ेंगे, अभी ए और बी। तो एक डायग्राम में दिखाया है एक डायग्राम में तुमको दिखाया है कि ऐसे नीचे गया
यहाँ पे ऐसे सीधा है, फिर ऐसे नीचे चला गया। एक डायग्राम में दिखाया कि ऐसे गया नीचे, यहाँ पे रुका, फिर ये ऐसे नीचे गया और फिर ऐसे गया। तो ये जो सीधा एरिया दिखता है ना, कभी भी अगर सीधा एरिया दिखे तो दिस इज फॉर प्योर मेटल, और कभी भी ऐसा तिरछा एरिया दिखे तो इसका मतलब होता है दिस इज फॉर एलॉय। ऐसा क्यों? प्योर मेटल के केस में ये डायग्राम में ये कर्व सीधा रहता है, एलॉय के केस में ये कर्व ऐसे तिरछा हो जाता है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। दिस इज फॉर प्योर मेटल, दिस इज फॉर ये बैलेंस। प्योर मेटल में कंपाउंड भी लिखा है। प्योर मेटल में क्या लिखा है? प्योर मेटल या तो प्योर कंपाउंड, मेटल और कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? मिक्सर होगा, अलग अलग है। कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, किस तरह का मिक्सचर है? सर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट रहेगा उसी में कंपाउंड। कंपाउंड और एलॉय में क्या डिफरेंस होता है? बोलो अब। अलॉय भी है, केमिकल कंपाउंड सेम है, और ये कंपाउंड एलॉय सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट है, बताओ। डिफरेंट है। डिफरेंट है सर। कैसे डिफरेंशिएट करोगे कंपाउंड और एलॉय में, जबकि एलॉय में भी 2 एलिमेंट होता है, कंपाउंड में भी 2 या 2 से अधिक, एलॉय में भी 2 या 2 से अधिक। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कंपाउंड और एलॉय में? भैया एक एटॉमिक लेवल तक का मिक्सचर है अलॉय, और कंपाउंड फिजिकली। बाकी लोगों को क्या लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया था। बाकी लोग बताओ, तुम लोग को क्या लगता है कंपाउंड एलॉय में क्या डिफरेंस होगा? सर कंपाउंड में भी 2 एलिमेंट रहता है। हाँ, कंपाउंड में भी क्या होता है, केमिकली बॉन्डेड रहता है कि नहीं रहता है? रहता है सर। और एलॉय में भी केमिकली बॉन्डेड रहता है कि नहीं रहता है? एलॉय में क्या केमिकली बॉन्डेड रहता है? एलॉय में केमिकल बॉन्डेड रहता है कि नहीं? ओ माय गुडनेस, तुम लोगों का ये जो डाउट है, कंपाउंड है एक तरफ लिखो एलॉय, ठीक है। कंपाउंड एलॉय में डिफरेंस निकालने का सबसे पहला तरीका है कि कंपाउंड में केमिकल बॉन्डिंग होता है, जबकि एलॉय में केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता है। तो एलॉय में क्या होता है? दिस इज जस्ट अ मिक्सिंग, मिक्सिंग एट एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पे मिक्स हो जाता है आपस में एक दूसरे में, जबकि कंपाउंड में मिक्सिंग नहीं है। कंपाउंड में क्या है कि एक केमिकल बॉन्ड रहेगा। अगर Na है Cl है, दिस इज कंपाउंड। Na इधर है, Cl इधर है, दोनों के बीच में बॉन्ड लगा हुआ है, और ये जो बॉन्ड लगा हुआ है दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो ये डिफरेंस हो जाता है एलॉय के केस में और कंपाउंड के केस में। तो इसमें क्या है ना, दूसरा चीज क्या है कि NaCl है। कभी सुना है कि ये Na2Cl होता है, ऐसा कुछ सुना है क्या? Na2Cl सुना है कभी? वो भैया ठीक। तो इसका क्या फिक्स्ड रेशियो है, इसका जो रेशियो वो भी क्या है, फिक्स्ड है। इसका मतलब है कि ये मोर और लेस कैसा बिहेव करेगा, तो प्योर मेटल के जैसा ही बिहेव करेगा। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फिक्स रेशियो। इसी कारण से प्योर मेटल और कंपाउंड दोनों का जो कूलिंग कर्व होता है वो सेम टू सेम रहता है, जबकि अलॉय का कूलिंग कर्व में डिफरेंस आ जाता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि कंपाउंड में केमिकल बॉन्डिंग है और फिक्स्ड रेशियो है, जबकि अलॉय में केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, इसमें मिक्सिंग होता है एक एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रहेगा उसका प्रॉपर मिक्सिंग होगा। और केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा कंपाउंड में नहीं होता। कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्ड के थ्रू बस दोनों एक दूसरे के साथ रहता है, केमिकल बॉन्ड के हेल्प से वो बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं।
बट इन द केस ऑफ NaCl से तुम NaCl को आयनिक बॉन्ड तोड़ा तो Na अलग और Cl अलग हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ एलॉय तुम पूरा प्रॉपर मिक्सिंग हो गया एटॉमिक लेवल पे, तुम उसको अलग करना चाहेगा तो कैसे अलग होगा? जब तक तुम उसको मेल्टिंग में लेकर नहीं जाओगे वापस से लिक्विड में, तब तक वो नहीं होगा। उसमें भी बहुत डिफिकल्ट फेस करना पड़ता है। तो जनरली सीधा सीधी मेरा कहना यह था, कंपाउंड एलॉय दोनों अलग अलग चीज है, जबकि दोनों में ही 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का मिक्सिंग होता है। एलॉय के केस में क्या है कि एक जो चीज है ना, एक एटलीस्ट एक मेटल होना चाहिए। एलॉय का केस में क्या है कि एक मेटल कम से कम एलॉय में होना चाहिए। जैसे कि FeC में एक मेटल है, तो एक एलॉय के केस में एक मेटल जो मिक्सिंग जो तुम कर रहे हो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का, उसमें एक एलिमेंट जो होगा वो मेटल होगा कम से कम। NaCl कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं है, नॉन मेटल्स के साथ भी उसका चलता है। तो प्योर मेटल और कंपाउंड का जो कूलिंग कर्व है तुमको यहाँ दिख रहा है कि दैट इज स्ट्रेट लाइन। ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें या तो लिक्विड होगा या तो सॉलिड होगा। इसके ऊपर लिक्विड है, इसके नीचे सॉलिड है। लेकिन इन दी केस ऑफ बाइनरी अलॉय, बाइनरी अलॉय बोल रहे इसका मतलब क्या है? 2 फेज है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट डाले, एक कॉन्स्टिट्यूएंट A है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट B है, जिसमें से या तो A मेटल होगा या तो B मेटल होगा, एटलीस्ट एक मेटल होना चाहिए। अभी ये दोनों को जब हम मिक्सिंग करेंगे तो ड्यू टू मिक्सिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है और इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो ये दोनों जब आपस में मिक्स करेगा तो ये दोनों आपस में मिक्स हुआ लिक्विड स्टेट में। तो जब ये सॉलिड स्टेट में जाएगा ना, तो सॉलिड स्टेट में जाने से पहले क्या होगा ना कि ये दोनों पेस्टी रीजन बनाएगा, आपस में क्या होगा, एक पेस्ट जैसा रीजन बनाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है। ए का मेल्टिंग पॉइंट अलग है और बी का मेल्टिंग पॉइंट अलग है। दोनों को हम लिक्विड स्टेट में लेकर गया, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, तो उस समय तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसको हम टेम्परेचर कम कर रहा है, तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, तो A प्लस बी का जो एलॉय बना वो एलॉय क्या करेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। A प्लस बी 2 बाइनरी एलॉय है, ठीक है, बाइनरी एलॉय मैंने बनाया, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट लगाया, एक A कॉन्स्टिट्यूएंट और एक B कॉन्स्टिट्यूएंट। ड्यू टू द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट मान के चलो A1 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मान के चलो A2 है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। तो अभी दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होने के कारण क्या हुआ, लेकिन एलॉय बनाए हैं तो इसका मतलब है कि दोनों को एक प्रॉपर स्टेज में मैंने इसको लिक्विड स्टेट में लेकर गया, मैंने इसको इसके ऊपर जो है ये लिक्विड स्टेट में। लेकिन जब ये एक ऐसा टेम्परेचर पहुंचा जहां पे फेज चेंज होने वाला होता है, उस जगह पे हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों, चूंकि दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग था, तो जब एलॉय बनेगा तो इसका प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगा। तो एलॉय के केस में ऐसा देखा गया कि ये लिक्विड के बाद डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि पहले एक पेस्टी रीजन बना रहा है, और वो जो पेस्टी रीजन बना रहा है उसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेटेंट हीट जो है वो तुम्हारा लेट से रिलीज हो रहा है, और दूसरा चीज क्या है कि वहां पर फेज चेंज भी हो रहा है। इसी कारण से यहाँ पर हमको कर्व को ऐसे तिरछा दिखाना पड़ा। इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। ये कर्व जो होता है तिरछा, दिस इज का इसका मेन रीजन जो होता है वो पेस्टी रीजन होता है। तो प्योर मेटल के केस में कुछ नहीं हुआ, लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बाइनरी के केस में क्या होता है, पहले लिक्विड में रहता है, फिर ये पेस्टी रीजन में रहता है, और फिर जाके ये सॉलिड में रहता है। तो पेस्टी रीजन में क्यों आया, इसके पीछे का क्या रीजन है? तो इसका बेसिक रीजन यही हम बोल सकते हैं कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग था। तो जब ये लिक्विड से तुम्हारा सॉलिड में जाने का कोशिश किया, तो एक का मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है पहले आ गया, तो दूसरा का मेल्टिंग पॉइंट बाद में आएगा। तो दूसरा वाला मेटल अभी भी सॉलिड में है और पहला वाला मेटल अभी लिक्विड में आ गया। तो जब एक सॉलिड एक लिक्विड को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, पेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। पेस्ट बनेगा ना, उसी को बोल रहा है पेस्टी रीजन। पेस्ट कब बनता है, पेस्ट बनने के पीछे का रीजन क्या है? पेस्ट तभी बनेगा जब एक लिक्विड में रहेगा और एक किस में रहेगा, सॉलिड में। एक लिक्विड एक सॉलिड, तब जाके पेस्ट बनता है। तो पेस्ट इसीलिए बन रहा है। हो सकता है कि एक का मेल्टिंग पॉइंट पहले अचीव हो गया और एक का मेल्टिंग पॉइंट बाद में अचीव हो रहा है, जिस कारण से वो पेस्टी रीजन फॉर्म हो रहा है। तो इसी कारण से यहाँ पे लेटेंट हीट का कर्व जो है वो थोड़ा तिरछा दिखाया गया है। और जब दोनों अपना लिक्विड को मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर लेता है, उसके बाद फिर ये मेटल फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो जगह है, ये जगह पे पेस्टी रीजन बनता है। जबकि यहाँ पर क्या है कि चूंकि इकलौता मेटल है तो डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन बाइनरी अलॉय के केस में क्या हो रहा है कि पहले वो क्या हो रहा है, कोई एक मेटल पहले ही लिक्विड में कन्वर्ट या सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि एक पेस्ट बन जा रहा है, और इस रीजन को पेस्टी रीजन बोला जा रहा है। ठीक है, और इसको फेस चेंज होने में टाइम लग गया।
टाइम भी लग गया, टेम्परेचर भी डाउन करना पड़ गया। इसी कारण यहाँ पे फेस चेंज तो नहीं हुआ ना, फेस चेंज तो यहीं पर हो रहा है, तो इनको यहाँ पर दिखाना है। लेकिन ये जो तिरछा जो बन रहा है, ये तिरछा क्यों बन रहा है, तो ड्यू टू दी पेस्टी रीजन। पेस्टी रीजन क्यों हो रहा है, हो सकता है दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस था, तो एक का मेल्टिंग पॉइंट आ गया है, दूसरा का आने वाला है, जिस कारण से एक सॉलिड में है और एक लिक्विड में है, जिस कारण से यहाँ पे पेस्टी रीजन बना। तो इस तरीका से इसका कर्व में ये जो डायग्राम था ये थोड़ा तिरछा बन गया, ठीक है। और कोई मेन रीजन नहीं है, ये तिरछा इसीलिए होता है। तो कभी भी अगर कूलिंग कर्व में ऐसे करके तुमको दिखे तो तुमको समझ जाना है कि किसका कूलिंग कर्व हो सकता है, एलॉय का होगा कि प्योर मेटल का होगा। एलॉय का। एलॉय एलॉय का अगर ऐसे करके दे दिया तो इसका मतलब क्या है, किसका मेले ये किसका कूलिंग कर्व है, सर सिंपल मेटल का। सिंपल प्योर मेटल का हो सकता है या तो कोई कंपाउंड का हो सकता है, ठीक है। तो यही था तुम्हारा आज के क्लास में कूलिंग कर्व के बारे में डिस्कशन था। तो यहाँ पर जो मैंने कूलिंग कर्व दिखाया तुमको, ये कूलिंग कर्व में तुमको कहीं भी तिरछा दिखा क्या, कुछ भी चीज, ये जो लेटेंट हीट का जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रहा है, ये कहीं भी हम लोग करली में दिखाए, सीधा सीधी दिखाए, इसका मतलब है किसका कूलिंग कर्व है, प्योर मेटल। प्योर मेटल। प्योर मेटल का, ठीक है। तो इसी तरीका से ये इसी कूलिंग कर्व को पहचानने का तरीका है, प्योर मेटल और ये। तो एलॉय होमवर्क में ये जो डायग्राम है ना, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। और कूलिंग कर्व, मेटल का कूलिंग कर्व का एक डायग्राम, और बाइनरी एलॉय का एक डायग्राम, और तुम्हारा कल के क्लास में फिर हम लोग न्यूक्लिएशन क्या होता है, ग्रेन ग्रोथ क्या होता है, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। तो अभी हम ये जनरल भाषा में समझा रहे हैं। जब हम लोग टेक्निकल भाषा में घुसेगा तो फिर टेक्निकल में बात करना है। अभी जनरल भाषा में समझने के लिए मैं ये सब बता रहा है। अभी इसके अंदर में और भी बहुत सारा चीज है जो कि जानना है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग जितना जान रहे हैं दैट इज इनफ, ये भी बहुत ही है, ठीक है। तो कूलिंग कर्व क्या होता है, कूलिंग कर्व एक तरह का मेथड है जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि फेस चेंज हो रहा है या प्रॉपर्टी वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये मेटल का अलग तरीका से दिखा सकते हैं और एलॉय का अलग तरीका से दिखा सकते हैं। एलोट्रॉप्स का कूलिंग कर्व का एक एग्जांपल, तो उसका एफी का एलोट्रॉप्स का एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है। और न्यूक्लिएशन और सॉलिडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लिएशन और ग्रेन ग्रोथ। तो न्यूक्लिएशन के बारे में भी हम बता दिए हैं और ग्रेन ग्रोथ के बारे में बता दिए, न्यूक्लिएशन क्या होता है और ग्रेन ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रेन ग्रोथ के केस में ग्रेन बाउंड्री भी क्लियर हो जाएगा और ग्रेन्स भी क्लियर हो, ये सब जनरल भाषा में बताएं। फिर इसका जब टेक्निकल डेफिनेशन देंगे तो फिर उसमें तुम लोग उसको पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो कब है, रूटीन, लेट मी चेक। परसों है सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास जो है 24 अक्टूबर, फिर जैसा जो समय चल रहा है उसी समय से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 24 अक्टूबर 7:15 PM कोशिश करो लाइव क्लास अटेंड करने का, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर और हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल। हैप्पी हैप्पी दुर्गा सर। ओके ओके, सर बोल रहे थे बोलिए। सर, मतलब इसका नोट्स सेंड शेयर कीजिएगा क्या? हाँ, इसका नोट्स तो शेयर करेंगे मेरे दोस्त। अभी जो बता रहे हैं उसको अपना रफ कॉपी फेयर कॉपी में करते रहो, फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर नोट शेयर करेंगे, उसका 3-4 दिन के बाद फिर टेस्ट होगा, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन जो बता रहे हैं उसको कॉपी में नोट करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो नोट्स हम दें और जो हम क्लास में बताएं दोनों में डिफरेंस हो सकता है कि नोट्स में कुछ और लिखा हो और क्लास में हम कुछ और बताएं। हो सकता है कि नोट्स में टेक्निकल डेफिनेशन लिखा हो और क्लास में हम जनरल भाषा में बता दिए। वो चीज तुम लोग को खुद से समझना है, ठीक है। और अगर कहीं नोट्स और क्लासेस का भाषा में कोई दिक्कत होगा तो फिर वो तुम लोग पूछ सकता है, ठीक है। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा क्लास वाला। क्लास का पीडीएफ तो तुम लोग को खुद से मिल जाएगा यार, वहां पे जाएगा नोट्स में तो तुम लोग को मिल जाएगा। ओके सर। क्लास का पीडीएफ में स्टडी मटेरियल में जाना, स्टडी मटेरियल में हर कौन सा क्लास 3 बजे हम लोग होगा फिर टाइम। 3 बजे तो नहीं बोला भाई। 3 से 6 बजे के बीच ही तो बोले थे भैया।
अच्छा, तेरा कल का क्लास बोल रहा ना? आज है भैया, कल तो लीव था। अच्छा विनोद, तुम लोग का क्लास, अच्छा आज नवमी है, आज अष्टमी है, अच्छा आज तुम लोग का क्लास 3 बजे से बोला था क्या मैं? 3 से 6 के 6 बजे के बीच बीच। बोला था ना? ठीक है, हम उसको देख ले रहे हैं, शेड्यूल कर देते हैं अभी, ठीक है, मैसेज कर दे रहे हैं। ओके, ठीक है, बाय एवरीवन।